आज देखेंगे हुक्स लॉ और माइल्ड स्टील का जो कर्व होता है कहाँ से कहाँ तक वैलिड होता है उसको देखेंगे। उसमें देखेंगे क्या कहाँ तक वैलिड होता कहाँ तक नहीं होता कैसे क्या। तो हुक्स लॉ जो होता है, हुक्स लॉ एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछेगा कि माइल्ड स्टील टेस्ट जब करते हैं तो क्या क्या आता है, तो उसको ध्यान से देखिए। जो पहले आएगा वो आएगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको आप देखेंगे ए से दिखाया गया है। फिर इसके बाद आएगा इलास्टिक लिमिट पॉइंट, जिसको आप देखेंगे बी से दिखाया गया है। फिर इसके बाद आप देखेंगे अपर अपर यील्ड पॉइंट दिखाया गया है, अपर यील्ड पॉइंट। फिर इसके बाद लोअर यील्ड पॉइंट, और फिर यहाँ से जो होता है ये यील्डिंग यहाँ से शुरू हो जाती है, और इसके बाद ये सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ प्राप्त होती है एफ पे, उसको अल्टीमेट स्ट्रेंथ पॉइंट बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से पूछेगा कि कहाँ से कहाँ तक क्या होता है। जैसे प्रोपोर्शनल लिमिट आएगी, फिर इसके बाद इलास्टिक लिमिट आएगी, फिर अपर यील्ड पॉइंट आएगा, फिर लोअर यील्ड पॉइंट आएगा, फिर इसके बाद स्ट्रेंथ हार्डनिंग होने के बाद ऊपर वो आ जाएगा अल्टीमेट स्ट्रेंथ आ जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये बनता है। और जो इसमें दूसरा क्वेश्चन बनता है उसको देखिए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। तो उसमें ऑप्शन देगा लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट स्ट्रेंथ तक कहाँ तक वैलिड होता है। तो वो जो हुक्स लॉ होता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी तक, वहीं तक वैलिड होता है जहाँ तक स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। ए और बी के बीच में जो कर्व है, अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पर जो ए और बी के बीच में कर्व है, ए बी और सी के बीच में, बी और सी वाले बीच में जो यहाँ पर है ये प्रोपोर्शनल नहीं होता है। एक कर्व होता है उसके बीच में, प्रोपोर्शनल नहीं होता, मतलब जो स्टेट होना चाहिए वो नहीं होता है स्टेट। तो जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो वहीं तक होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट तक होता है, जहाँ पर स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती है वहीं तक वैलिड होता है, और इसके बाद नहीं वैलिड होता है। तो जो सो में हम स्टडी करते हैं यहीं तक करते हैं, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक का ही, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तक का ही, इसके आगे नहीं करते हैं। आप अब और देखिए, इसमें और पूछेगा कि आप ये बताओ कि मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस या रेजिलियंस या प्रूफ रेजिलियंस। तो क्वेश्चन में एसएससी में भी एक बार पूछा है, एसएससी जेई में, कि प्रूफ रेजिलियंस कहाँ तक वैलिड होता है। तो प्रूफ रेजिलियंस जो होता है, हुक्स लॉ भले प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है, लेकिन जो प्रूफ रेजिलियंस होता है अप टू इलास्टिक लिमिट तक होता है। अप टू इलास्टिक लिमिट तक जो स्टोर्ड एनर्जी होती है वो प्रूफ रेजिलियंस कहते हैं, और प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम को मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। रेजिलियंस जो पर यूनिट वॉल्यूम में जो आता है उसको, और रेजिलियंस जो होता है विद इन इलास्टिक लिमिट स्टोर्ड एनर्जी, मतलब मान लीजिए यहाँ तक है, इसको कहाँ करना है यार, यहाँ तक है या फिर यहाँ तक है, यहाँ तक है, तो ये सब जो भी इसके अंदर होंगी वो जो हो जाएगा रेजिलियंस हो जाएगा। और अप टू इलास्टिक लिमिट जो होगा, अप टू इलास्टिक लिमिट जो तो होगा वो रेजिलियंस होगा। ठीक है। आप इसमें दो क्वेश्चन जो बहुत कन्फ्यूजन वाले होते हैं कि हुक्स लॉ कहाँ तक वैलिड होता है। हुक्स लॉ वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक, और प्रूफ रेजिलियंस कहाँ तक होता है। वहाँ ऑप्शन देगा कि विद इन इलास्टिक लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, तो आप लगाएंगे विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ, विद इन इलास्टिक लिमिट हुक्स लॉ। भले विद इन इलास्टिक लिमिट प्रूफ रेजिलियंस होता है, जबकि भले ही हुक्स लॉ जो वैलिड होता है प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, जबकि उसके आगे तक का जो स्टोर्ड एनर्जी होती है प्रोपोर्शनल लिमिट तक का स्ट्रेस प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, हालांकि वहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, उसमें एक कर्व आता है। तो एंड पॉइंट ऑफ द स्ट्रेट लाइन जहाँ तक हुक्स लॉ वैलिड होता है वो ए है। ठीक, चलो
जो बी के ए के बाद बी को जो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होता है उसको फाइंड करना बहुत डिफिकल्ट होता है, उसको जल्दी नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ऐसा उसमें बताया गया है। लगे हाथों में एक कंसेप्ट और देख लीजिए, वो कंसेप्ट ये है कि ग्रेजुअल लोडिंग से और इम्पैक्ट लोडिंग से, ग्रेजुअल लोडिंग से और इम्पैक्ट लोडिंग से, जैसे मान लीजिए कोई इसी पे है और एक बार ग्रेजुअल लोडिंग की गई और एक बार इम्पैक्ट लोडिंग की गई, तो इम्पैक्ट लोडिंग में जो डिफ्लेक्शन होगा 2 डेल्टा का होगा। अगर इसमें डेल्टा है ग्रेजुअल लोडिंग में, अगर ग्रेजुअल लोडिंग में डेल्टा है तो इम्पैक्ट लोडिंग में जो डिफ्लेक्शन आएगा 2 डेल्टा आएगा। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, इसका भी कभी रेशियो पूछ लेता है ग्रेजुअल लोडिंग के कंपेरिजन में इम्पैक्ट लोडिंग में डिफ्लेक्शन कितना आएगा, तो 2 आएगा, उसको आप उसको ध्यान दीजिएगा, उसको 2 रहता है, ठीक है। और इसके बाद इसमें जो इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं उनके जो रिलेशंस होते हैं उस पर कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो 4 रिलेशन नंबर रटे होना चाहिए, जैसे ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू और ई इक्वल टू 9kg 3k प्लस। तो हम आपको बता रहे थे कि जो रिलेशंस होते हैं तो वो 4 रिलेशन होते हैं जो हमको पता होनी चाहिए। वो यहाँ आप देखिए, इसमें जो पहला होता है ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू 3k माइनस 2 म्यू और इक्वल टू 9kg अपान 3k प्लस जी और 3k माइनस 2g अपान 3k माइनस 2g अपान 6k प्लस 2g। इसमें जो होता है यहाँ म्यू होता है, यहाँ म्यू, और इसमें ई होता है, इसमें भी ई होता है, इसमें भी ई होता है। तो 4 रिलेशन एकदम पूरा अच्छी तरह से रटे होने चाहिए। ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू, ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 म्यू और ई इक्वल टू 9kg अपान 3k प्लस जी और म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g अपान 6k प्लस 2g। इसके बाद और जो आगे का कंसेप्ट होगा उसको भी देख, इसमें बस इतना ही, आगे कुछ होगा तो फिर उसको बताएंगे जैसा भी होगा, लेकिन यहाँ पर यही 3 चीज़ें, जो 3-4 चीज़ें बताया हूँ, जैसे स्ट्रेस स्ट्रेन के एक बार मैं कंक्लूड कर देता हूँ, उसको ध्यान से थोड़ा सा सुनिएगा। माइल्ड स्ट्रीट कर्व में जो हुक्स लॉ वैलिड होता है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही वैलिड होता है, इलास्टिक लिमिट तक नहीं जाता है। इलास्टिक लिमिट तक जो स्टोर्ड एनर्जी होती है उसे प्रूव रेजिलियंस कहते हैं। विद इन इलास्टिक लिमिट जो होते हैं उसे रेजिलियंस कहते हैं। और पर यूनिट एनर्जी जो स्टोर्ड होती है उसे मॉडुलस ऑफ रेजिलियंस कहते हैं। तो ये चीज़ें ध्यान देनी है इसमें। और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछता है कब से कब क्या आता है, पहले प्रोपोर्शनल लिमिट आती है, फिर इलास्टिक लिमिट पॉइंट आता है, लिमिट पॉइंट एंड पॉइंट, प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट पॉइंट, फिर अपर यील्ड पॉइंट, फिर लोअर यील्ड पॉइंट, फिर अल्टीमेट स्ट्रेंथ व फिर इसके बाद फ्रैक्चर कर जाता है। एक कंसेप्ट ये हो गया जो माइल्ड स्ट्रीट कर्व से पूछता है। इसके बाद जो चीज़ें आती हैं उसमें इलास्टिक कांस्टेंट का रिलेशन ई इक्वल टू 2g 1 प्लस म्यू और ई इक्वल टू 3k 1 माइनस 2g और 9kg अपान 3k प्लस 2g, ये थर्ड ई का फार्मूला होता है। और म्यू इक्वल टू 3k माइनस 2g 6k प्लस 2g, ये हो गया। और ये दूसरा कंसेप्ट, तीसरा कंसेप्ट मैं आपको बताया कि ग्रेजुअल लोडिंग के जो डिफ्लेक्शन आता है, इम्पैक्ट लोडिंग करेंगे तो उसका डबल डिफ्लेक्शन आएगा एज कम्पेयर टू ग्रेजुअल लोडिंग। तो ये हो गया, 3 कंसेप्ट हो गया, 3 कंसेप्ट। और इसके बाद सेल्फ वेट के पान डिफ्लेक्शंस जो आते हैं, ये उसको भी आप देखिए, लैम्डा एल स्क्वायर पान 2e और लैम्डा एल स्क्वायर पान 6e। जैसे अगर सर्कुलर या रेक्टेंगुलर है तो, अगर इधर मतलब ट्रेंगुलर टाइप हो गया, इन्वर्टेड ट्रेंगल हो गया, उस तरह का है तो लैम्डा एल स्क्वायर अपान 6e हो जाता है, 1/3 हो जाता है रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर का। बाकी तो
जो पॉइजन रेशियो लेटर स्ट्रेन नंबर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो सब जानते ही होंगे। और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और ई और जी मॉडुलस ऑफ शियर मॉडुलस जैसे जो होता है ई और जी और वॉल्यूमेट्रिक जो होता है, तीन चीज़ें मतलब जो होता है उसका रिलेशन जो होता है वो ज़्यादा पूछा जाता है। पॉइजन रेशियो वाली ये सब जो चीज़ें हैं। थैंक यू।